अच्छा, क्लब फुटबॉल की वापसी में ज्यादा बड़ी चीज क्या है? जावी का एरिक गार्सिया को डीएम खिलाना, अंसु फाटी का अक्टूबर के बाद अब गोल मारना, पेप गार्डियोला का लिवरपूल प्लेयर के साथ स्कोर सेलिब्रेट करना, बायर्न म्यूनिख का डॉर्टमुंड की गांड तोड़ना, वो भी टुकल के पहले ही गेम में, ग्राहम पॉटर का अगेन अपना एक्सक्यूज बनाना, या फिर एक्चुअली में आर्सेनल का और कॉन्फिडेंट दिखना कि वो प्रीमियर लीग का कैंपेन जीत जाएंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग 1 2 3 भाई कितने मैचेस, भाई सही बताऊं ना, मैं इतने मैचेस देख लिए कि मैं सो ही गया मैं इतना थक चुका था। लेकिन स्टार्टिंग से टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे। और अगर बात करें सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस मैच की, यानी कि मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लिवरपूल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं कहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद जो उनकी परफॉर्मेंस आई थी, या यूनाइटेड वाली जो परफॉर्मेंस थी, खैर उसके बाद तो रियल मैड्रिड ने बाहर भी किया था, उसके बाद उन्होंने काफी टाइम पे डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन स्टिल बहुत खराब खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब वो टॉप 4 की फिनिश में आ सकते हैं, एटलीस्ट चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन को वो देख सकते हैं। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि लिवरपूल है तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो जर्गन क्लॉप को सेक करना है। पॉइंट ये है कि अगर आप जूड बेलिंगम और एक मेजर ओवरऑल चाहते हो, तो आज के मॉडर्न टाइम में हर फुटबॉल प्लेयर ये मानता है कि भैया चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई स्पर्स के साथ भी होता है, या आर्सेनल के साथ भी उन्होंने भी काफी सारी चीजें फेस करी है। अब लिवरपूल का इस मैच में ना मेरे को पहला 15 मिनट तो ठीक लगा, सही बताऊं तो ठीक लगा। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि हालैंड नहीं था, तो यूलियन अल्वारेज था। यूलियन अल्वारेज अपने आप में काफी बढ़िया भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और ऑफकोर्स वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें कैंपेन की, तो और एक्सपीरियंस उसने गेन किया है। लेकिन यहां पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वो भी प्रेशर में थी। वो अगर हार जाती तो यहां पर आर्सेनल से 8 पॉइंट पीछे रहती, अब तो 5 पॉइंट पीछे है, आई थिंक 5-6 पॉइंट पीछे है। तो अब अगर साला की गोल की बात करें तो भाई जब लिवरपूल के काउंटर, देखो ये तो कंफर्म था कि लिवरपूल काउंटर अटैक पे ही खेलेगी, क्योंकि लिवरपूल कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रही थी ऑफेंसिवली, लिवरपूल यहां पर डोमिनेट नहीं कर पा रही थी पोजीशन वाइज। सही बताऊं तो लिवरपूल का प्रेस भी बिल्कुल खच्चर ही था। तो तीनों ही बेसिस में जहां पर जर्गन क्लॉप अपनी टीम को एक्सीलेंट मानता है, वहां पर ये टीम घटिया थी। तो ऐसे में इनके पास सिर्फ ऑप्शन था, वो था काउंटर अटैक। और उसमें भी मैं सही बताऊं तो गाकपो की मैं बात करूं, जो कि नंबर 10 के आसपास ही खेल रहा था, और अगर मैं इनके 4-4-2 ब्लॉक की बात करूं तो उसमें वो एज अ मिडफील्डर या फिर अलॉन्ग साइड साला जा रहा था। अब इस सारे केस में ना यहां पर या तो डियोगो जोटा का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेसिव रन आ रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं लिवरपूल काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी, और डियोगो जोटा का ही वो यहां पर रन था जिसके चलते मोहम्मद साला ने एक बहुत क्लिनिकल फिनिशिंग करी थी। पता है वो गोल आती मेरे को लगा था क्या सही में एक वो दिन हो सकता है जहां पर हमें मान सकते हैं कि शायद से लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को अगेंस्ट ऑल आउट्स हरा दे। लेकिन फिर मैनचेस्टर सिटी ने कहा कि ठीक है, अब हम खेलना स्टार्ट करते हैं, अब हम अपनी टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं भाई पेप गार्डियोला के टैक्टिक्स को और सिटी को जितना एडमायर कर सकते हो ना भाई, वो भी कम है। भाई इट्स लाइक पीएसजी को आप जितना आप खिला सकते हो, उतना ही आप सिटी के इस गेम प्ले से उतना ही प्यार करने लग जाओ। क्योंकि यार तुम देखो, हर चीज की मैं बात करता हूं, लेकिन जब भी पेप गार्डियोला कुछ चीज इनोवेट करता है या फिर कुछ चीज को और भी ज्यादा बेटर कर देता है ना, तो उसकी तारीफ इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती। अगर हम बात करें जॉन स्टोन्स की, जॉन स्टोन्स को इन्वर्टेड फुल बैक की मैं बात करूं, मिडफील्ड में खिलाने की बात हो रही है, और सेंटर बैक की बात करी तो इस सीजन जो परफॉर्मेंस उसने डाली है वो सबसे ज्यादा बढ़िया। आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड सेंटर बैक एंड वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स में टॉप 3 में जॉन स्टोन्स का नाम होना चाहिए। और ऐसा सेंटर बैक इंग्लिश नेशनल टीम में बहुत टाइम से नहीं था। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैक ग्रिलिश की, तो भाई मैं भी अपने आप को यहाँ पर आई थिंक कन्फेस करना चाहूंगा कि भाई जैक ग्रिलिश ने मेरे को भी उन सारे तमाम फुटबॉल ओपिनियंस में मेरे ओपिनियन को भी खराब किया है कि यस वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। और सही बात बताऊं तो अच्छा ये भी लगता है जब ऐसे प्लेयर्स ना को समझ में आ जाता है कि भाई अब ना स्टेडियम का सपोर्ट उनके पास है। और तभी आप देखो जब यहां पर वो वापस जाके वो टैकल जीतता है तो वो भी कितना ज्यादा अप्रिशिएट होता है। उसके बाद अगर हम यूलियन अल्वारेज की बात करें, केडीबी की बात करें, गुंडोगन की बात करें, मेरा दिमाग घूम जाएगा अगर यहां पर गुंडोगन को वो फ्री में इतने बिना एफर्ट मारे कैसे जाने देंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ओवरऑल भाई ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला ने जो लास्ट वाला गोल था, आई थिंक लास्ट वाला गोल था, सेलिब्रेट कर रहा था विद, जहां पर सिमिकस जा रहा था और पे लिवरपूल के प्लेयर जा रहे थे, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहा है। अभी गार्डियोला यार। बट हाँ ये है कि काफी लोग सोशल मीडिया पे ये क्लेम करें कि अगर यही चीज क्लॉप करता तो गांड टूट जाती। खैर अगर बात करें अगले गेम की, तो भाई आर्सेनल ने लीड्स यूनाइटेड को 4-1 से धोया है। एंड सी मैंने इसको बहुत घुस के नहीं देखा है क्योंकि मैंने बाकी गेम्स पे था और ये मेरे को पता भी नहीं था कि यार उस टाइम फ्रेम में आ रहा था। लेकिन मैं सही बताऊं ना तो ये गेम भी मेरे को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, और लीड्स यूनाइटेड का तो पर्सनली मेरे को सारे गेम एंटरटेनिंग लगते हैं।
वो इसलिए क्योंकि ये गोल मार भी देते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये इतना खुल के खेलते हैं, ऐसा लगता है कि मैं फीफा खेल रहा हूं और गोल तो खाएंगे खाएंगे। अब अगर यहां पर इस हेडलाइन की बात करें तो क्योंकि सिटी अपना मैच जीत गई थी और अच्छे फैशन में जीत गई थी, और मेरे को आज भी याद है कैंपेन का यहां पर कमेंटेटर जिक्र कर रहा था जिसमें सिटी एक्चुअली में इतने ही पॉइंट पीछे थी, लेकिन फिर उन्होंने यहां पर क्लीन स्वीप करके लास्ट डे पे प्रीमियर लीग जीत गया था। तो ये तो कंफर्म था कि आर्सेनल प्रेशर को समझ रही है, और ऑफ कोर्स जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रस्टीनेस होती है, रफनेस होती है और क्लिंकीनेस होती है। इस आर्सेनल की टीम में मैं कहूंगा कि कुछ हद तक थी, लेकिन ओवरऑल भाई ये टीम इतनी ज्यादा ड्रिल्ड हो चुकी है, ऐसा लगता है कि बर्गर किंग को हम बर्गर बनाना सिखा रहे हैं, ऐसी आर्सेनल को गोल मारना सिखा दिया गया है कि भैया गोल तो तुमको मारना ही पड़ेगा। गैब्रियल जेसस का क्या इंटीग्रेशन हुआ है, और गैब्रियल जेसस कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मतलब यार पता है, एक जो एंटरटेनिंग साइड होती है ना कि इनको देखो, बस टैक्टिकल इनको देखो, एंटरटेनिंग वाइज इनको देखो, किस तरीके से अब तो मेंटालिटी में भी ये अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं भाई। ओवरऑल आप बेन वाइट की अगर राइट बैक की परफॉर्मेंस की बात करो, ग्रानिट जाका का हेडर की बात करो, उसके बाद गैब्रियल जेसस की क्लोज स्पेसेस में ड्रिबलिंग की बात करो, वो भी तब तक जब एक्चुअली में बहुत टाइम तक बुकायो साका नहीं खेला था। इट वाज ट्रोसार्ड भाई, ट्रोसार्ड चाहे सुपर सब की बात कर लो या फिर मेकशिफ्ट प्लेयर की बात कर लो, असिस्ट निकाल रहा है वो असिस्ट निकालता है भाई। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जिनचेंको की अगर टेक्निकल सिक्योरिटी की बात करें, ओवरऑल मेरे को ठीक था, क्योंकि यार मेजॉरिटी टाइम यहाँ पर लीड्स यूनाइटेड ने अपना नैरो ब्लॉक ही रखा था यार, 5-5 पे आ गए थे या 5 मिडफील्ड पे आ गए थे, 4-5-1 5-4-1 ऐसी उनका यहाँ पर मिडफील्ड चल रही थी। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर, देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आर्सेनल ना अगर इसी स्पीड से जाएगी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है दे कुड भाई, क्योंकि लाइक मैनचेस्टर सिटी अपना गेम जीतते रहे, किसी फैशन में जीतते रहे, वो यूनाइटेड को 7-0 से जाए, लिवरपूल को 4-1 से रहे। अगर यहाँ पर वो मतलब अगर आर्सेनल यहाँ पर बॉटल नहीं कर रही तो देयर इज नो चांस कि सिटी उनको कैचअप कर पाएगी, चाहे वो कितने ही थ्रेटनिंग और कितने ही स्टाइल। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 गोल पे दो पॉइंट फालतू मिलते हैं। लेकिन खैर इसी के साथ बात करें अपने नेक्स्ट मैच की, और यहाँ पर 2 मैच एक साथ थे। जर्मनी में यहाँ पर डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न था, जिसका पहला हाफ मैंने घुस के देखा है बिल्कुल। और अगर हम बात करें यहाँ पर चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की, तो वो मैच मैंने भाई सेकंड हाफ पूरा ताबड़तोड़ तरीके से देखा है कि हाँ अपन इस पे पूरा देखें, क्योंकि तब तक एस्टन विला ने 1 गोल मार दिया था ओले वॉटकिंस से। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डॉर्टमुंड और बायर्न म्यूनिख की बात करें तो इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि टुकल का पहला गेम था, और से बताऊं तो चैंपियंस लीग में शायद से ऐसा हो सकता है कि हम बायर्न को फेस कर लें। खैर अभी तो चेल्सी भी इंपॉर्टेंट इसलिए देखना था। देखो अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो मेरे को इतना फैसिनेटिंग लगता है कि डॉर्टमुंड किसी भी सिचुएशन में हो, बुंदेसलीगा किसी भी सिचुएशन में हो, बायर्न म्यूनिख इनकी तोड़ती ही है। तो कंफर्म है, कंफर्म। और ऐसे नहीं कि 1 2 3, ये मैं बताऊं पिछले अगर 10 गेम की बात करें तो 35 गोल मारे हैं बायर्न ने, और सिर्फ 7 गोल कंसीड करें। तुम समझ सकते हो डॉर्टमुंड जो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस में आ रही है, वो यहां पर बायर्न में अलायंस एरेना में आके क्यों टूट जाती है। आप सबसे पहले अगर पहले गोल की मैं बात करूं ना, तो वो तो खैर ब्लंडर था, और शायद से बार बार कमेंटेटर और मैं खुद को भी अपने आप को इस चीज का जिक्र कर रहा था कि यहां पर आपको मेंटालिटी की जरूरत होती है, और वो भी किसी छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट नहीं, वो भी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। और आपके ऊपर पहले से ही बैक एंड में दिमाग चल रहा होता है कि यार कभी जीते भी नहीं है। कितना टाइम हो गया, शायद से 2017 में लास्ट जीते थे बायर्न म्यूनिख से, उसके बाद कितना बड़ा प्रेशर था। और तभी यहाँ पर एक मुलर का मास्टर क्लास आया था। वैसे खैर वो डिलीट ने यहाँ पर सारा क्रिएट करा था, लेकिन फिर यहाँ पर मुलर उसको स्नीक करवा देता है और चीकी गोल स्कोर करता है। और तीसरे गोल की हम बात करें यहाँ पर, तो वो अगेन इट वॉज कह सकते हो कि छोटी सी मिस्टेक थी फ्रॉम अगेन डॉर्टमुंड के गोलकीपर। लेकिन पता है इस पूरे गेम प्लान में अगर मैं टुकल की स्टाइल की बात करूं तो पहला गेम उसने कैसे खिलाया, इन्वर्टेड फुल बैक्स डाल दिए भाई उसने इन्वर्टेड फुल बैक्स डाल दिए। अगर हम प्ले आउट फ्रॉम द बैक की बात करें तो वो 4 एट द बैक पे आ गया। किमेच यहां पर एक लोन की तरह खेल रहा था, और मुलर और गोरेट्स्का यहां पर अगर हम 3 प्लेयर्स की बात करें, जिसमें कोमन आ गया, उधर से साने था, और बीच में जो प्लेयर था उनके बीच में जो हाफ स्पेसेस थे उसको वो यहां पर कवर कर रहे थे। इट्स लाइक टिपिकली अगर आप सिटी की बात करो, आप बार्सा की बात करो, तो जहां पर पेड्री की बात करें, गावी की बात करें, ये नहीं पेड्री नहीं, आई थिंक अगर हम डेयोंग की बात करें या फिर पेड्री की बात करें, जो हाफ स्पेसेस को अटैक करते हैं, इधर केडीबी और गुंडगन जो हाफ स्पेस को अटैक करते हैं, वो ही यहाँ पर मुलर और गोरेट्स्का कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, गोरेट्स्का और मुलर एरियली बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। ये काफी सही चीज थी भाई, लाइक आपको विड्थ भी मिल रहा है, आपको इन्वर्टेड फुल बैक भी आपने खिला दिए। उसके बाद अगर हम ओवरलोड की बात करें तो यहाँ पर अल्फोंसो डेविस भी ओवरलोड कर पा रहा था, अंदर भी मतलब
मतलब काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी, डोमिनेटिंग लग रही थी, और सही बात बताऊँ ना, डिसिप्लिन लग रही थी, और वो मैं टुकल से एक्सपेक्ट भी करता हूँ। पहला गेम था, लेकिन पहले गेम के हिसाब से भाई इससे प्यारी विक्ट्री में को नहीं लगता क्या हो सकती है। खैर अगर हम बात करें अब यहाँ पर थोड़ी सी चेल्सी की, देखो कपड़े तो फट गए, देखो मैं सही बता रहा हूँ, कपड़े तो फट गए। एंड द पॉइंट इज कि अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि चेल्सी हार गई, क्योंकि अगर ये नागल्समैन ले गए, देखो यार सही बताऊं तो मेरे को कोई रीजन नहीं लगता कि वाई नागल्समैन शुड नॉट बी द रियल मैड्रिड मैनेजर अहेड ऑफ पोचेटिनो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। स्क्वाड बिल्डिंग रियल मैड्रिड को नहीं चाहिए होती है, स्क्वाड बिल्डिंग नहीं चाहिए होती है रियल मैड्रिड को। ग्रूम भी अपने आप होते हैं यार, रियल मैड्रिड के डीएनए में है कि हर यंगस्टर ग्रूम होता है। चाहे आप देख लो कि जिडान की बात कर ले, चाहे हम यार लोपेतेगी की बात कर ले, वो 4-5 गेम की बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर राफा बेनिटेज की बात कर ले, जोसे मोरिनो, कार्लो एंसेलोटी, फिर कार्लो एंसेलोटी 2.0। हमारे हिस्ट्री में हमने देखा है कि यहाँ पर यंगस्टर्स को हमेशा ग्रूम किया जाता है। तो स्पेशलिस्ट अगर हम ले आए कि हमें तो स्पेशलिस्ट मैन मैनेजर ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नागल्समैन भी ग्रूम करता है भाई, नागल्समैन के रिगार्डिंग अगर आप ये कह दो कि वो ग्रूम नहीं कर सकता तो गलत है। बट खैर अब चेल्सी यहां पर शायद से ग्राहम पॉटर को सैक कर देती है, जो कि मेरे को लगता है क्वेश्चन अब उठाना चाहिए आपको। देखो अगर अभी तक आप इस ओपिनियन वाले लोग जो थे, इस कैटेगरी में थे कि जो कहते थे ग्राहम पॉटर को आप सैक करो, और अगर आप घुमा के कह रहे हो कि नहीं भाई टाइम दो, आप इतने सारे साइनिंग्स उसको दे रहे हो तो वो तो परेशान हो ही जाएगा, वो तो ये हो ही जाएगा, वो तो वो ही हो जाएगा। सी नाउ इट्स अप्रैल और आप बॉटम हाफ में आ रहे हो। अब पॉइंट यहां ये नहीं है कि आपको टेबल पे दूसरे पे आना है, तीसरे पे आना है, चौथे पे आना है, पांचवें पे आना है। पॉइंट यहां पर ये है कि अगर आप जनवरी की बात करें, अब अप्रैल फरवरी की बात करें, मार्च की बात करें, अगर आप अपनी फिलॉसफी का 25% या 50% भी अगर आप 3 महीने में नहीं दिखा पा रहे, तो भैया अगस्त में क्या आपका क्या भट्टी पिएगा, क्या कौन सी जड़ी बूटी पिएगा, बाबा की बूटी, कौन सी ओल्ड मॉन्क का पौवा लगा के कौन सा गेम खिलाएगा, मुझे भी बता दे भाई। 3 महीने में द पॉइंट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट्स, द पॉइंट इज अबाउट द परफॉर्मेंस। और कल की स्टार्टिंग 11 की मैं बात करूं और तुम मेरे से पूछ लो, मैं तुमको अपने ओपिनियन में अगर मैं बताऊं ना, तो दिस टीम वाज नॉट बैड, इतनी बुरी नहीं थी जितना गुस्सा हमको आ रहा है। बट सही बताऊं तो जो टीम गोल मारती है और जिसकी वजह से गोल मारती है वो इस टीम में है ही नहीं। यूनिटी नहीं है, आप कोहेशन नहीं है। रियल मैड्रिड को आप कितना पिदा दो, लेकिन रियल मैड्रिड फिर आपको पिदा के चली जाएगी। तो पॉइंट ये है कि ये चेल्सी की टीम अगर टैक्टिकली भी हमको सुपीरियर हो जाएगी ना रियल मैड्रिड से चैंपियंस लीग में, रियल मैड्रिड तब भी इनको घुटने के बल लाके इनका धक्के देगी कर देगी। द पॉइंट इज कि इनके पास यूनिटी नहीं है, दे डोंट हैव अ यूनिटी, दे डोंट नो हाउ टू प्ले टुगेदर। वही तो गोल मारते हैं, वही तो बड़ी मेंटालिटी चाहिए आपको बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करने के लिए। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ग्राहम पॉटर अपने इंडिविजुअल्स को समझ भी नहीं पा रहा है। यह भी एक बड़ा सवाल है। आप मुद्रिक को नहीं खिला रहे, ठीक है, आप बादियाशीले को नहीं खिला रहे, ठीक, आप कांटे को आप राइट हाफ स्पेस में खिला रहे हो, कांटे राइट हाफ स्पेसेस में खेल रहा है। अगर आपको राइट हाफ स्पेस, आप मेसन माउंट को नहीं खिला रहे, आप अपने पर्सनल जाओ फिलिक्स अच्छा प्लेयर लग रहा है, मेरे को इतना सही प्लेयर लग रहा है। काय हैवर्ट्स डिसग्रंटल्ड दिख रहा है, डिस्कनेक्टेड दिख रहा है काय हैवर्ट्स, बिल्कुल माइंड उसका डेवस्टेटेड और डिसअपॉइंटेड दिख रहा है मुझे वो। और यही स्टैमफोर्ड का ब्रिज भी अब फील कर रहा है कि भैया अब हो चुकी है टाइम खत्म। और नागल्समैन और लुइस एनरिके, और वो भी तब जब यहां पर अगर हम स्पर्स की बात करें तो भैया एक लंदन क्लब और यहां पर एक मैनेजर की सर्च में। और असल में बात यह है कि चाहे स्पर्स हो चाहे चेल्सी हो, पता इनको भी है कि रियल मैड्रिड सही में अगर किसी पे आ गई ना तो इन दोनों के नाक के नीचे से मैनेजर लेके चले जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन खैर इसी के साथ बात करते हैं अपने लास्ट मैच की, जो कि आता है यहाँ पर बारसा वाला। यहां पर यह मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, वैसे डेड रबर मैच था। द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड वर्सेस वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड का मैच था यहाँ पर। एल्चे मतलब एक ऐसी टीम जिसने जो 7 गोल कंसीड कर रही है, तो एक ऐसी टीम जिसने गोल ही ना मारे हो कभी तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि एरिक गार्सिया को यहाँ पर डीएम खिलाया गया और सर्जी बुस्केट्स को बाहर बैठाया गया, फ्रैंकी डियोंग को बाहर बैठाया गया। लेवेंडोव्स्की का यहाँ पर डक चल रहा था। मेरे को समझ में नहीं आता लेवेंडोव्स्की पे खिसिया कैसे जाते हैं लोग। हाँ 20 फरवरी से गोल नहीं मारे थे, 20 फरवरी से गोल नहीं मारे थे, तो हाँ ठीक है थोड़ा टाइम तो हो गया था, बट स्टिल 2 गोल कल मार देना। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट था कि अंसू फाटी ने गोल मारा। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा गावी की एक बार फिर से, क्योंकि भाई गावी का जो रिलेंटलेस प्रेस होता है, गावी जिस तरीके से प्रेस करता है, गावी जिस तरीके से इंटेंसिटी डालता है, वो बहुत ज़रूरी है।
ये टीम, आप अगर मार्क टर स्टेगन की बात करो तो भाई उसको आई थिंक नेक्स्ट 11 गेम में 6 क्लीन शीट चाहिए और वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा, और मेरे को लगता भी है कि वो अपना रिकॉर्ड यहां पर तोड़ देगा। मेरे को अंशु फाटी की तरफ से भी बहुत सही गेम देखने को मिला है, बहुत सही, मतलब उस लेवल का सही नहीं, लेकिन हाँ उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये गेम सही है। अगर वो अपना दिमाग और ट्रेनिंग सेशन में सब फिजिकल एट्रीब्यूट डाल दे, झोंक दे, तो माइट बी देयर इज अ चांस कि कमबैक आ सकता है। फेरान टोरेस की हम बात करें, अच्छा गेम देखने को मिला। ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहां पर आप यंगस्टर्स को और मौका दे सकते थे, आप जिनको गेम टाइम नहीं मिला आप गेम टाइम दे सकते थे, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। 71 पॉइंट्स ऑलरेडी बार्सा के आ चुके हैं और पिछले सीजन सिर्फ 73 थे, समझ सकते हो ना तुम। यहां पर लेवेंडाउस्की पीछे की रेस में जीत रहा है, उसके बाद अगर असिस्ट की बात करें उसमें भी यहां पर अब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, और अभी रफीनिया नहीं है, डेम्बेले नहीं है, पेड्री नहीं है, बुस्केट्स नहीं है, डियोंग नहीं है, कोपा देल रे में भी नहीं होने चाहिए